हेलो बच्चों, आज अपन इम्पल्सिव पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इम्पल्स पार्ट 2। तो इसमें अपन इम्पल्स लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं और कब बताओगे कौन सा फोर्स इम्पल्सिव है कि नहीं है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अपन किसकी, इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो क्या लिखोगे बच्चों आप लोग? जो इम्पल्स होगा वो होगा आपका चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल बात, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स सिंपल चेंज इन मोमेंटम आई, और डायरेक्शन जो होगी इम्पल्स की हमेशा चेंज इन मोमेंटम में ही होगी। और इम्पल्सिव फोर्स को लिखूंगा मैं एफ डी टी, इसका इंटीग्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल पी। दैट्स इट। यही आपका इम्पल्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं इस पे कुछ एक। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है two identical blocks A and B connected by the massless string are placed on a frictionless horizontal plane. A bullet having the same mass moving with a speed u strikes the block B behind as shown. If the bullet gets embedded into the block B, then find out. बच्चों ये आपका बुलेट है और ये बुलेट है मास m का, ठीक है, सेम मास का, और ये भी m मास है और ये भी आपका m मास है। ये रस्सी से बंधे हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, डन, ठीक है, ठीक है, ओके ओके डन। तो आप देखो, अगर अपन देखें ये किस वेलोसिटी चल रहा है, v वेलोसिटी से या u से, जो भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर अपन देखें जब ये इस पे एम्बेडेड हो जाएगा तो बुलेट जो है उस पर जब ये बुलेट टकराएगी मास ब्लॉक बी से, ब्लॉक बी से क्या होगी, टकराएगी, तो इस पर एक इंपल्स लगेगा बच्चों, इस पर एक इंपल्स लगेगा, यानी कि हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे बताओ जो टेंशन होगी वो कैसी होगी? ऑब्वियसली जो टेंशन होगी हमारे पास वो कैसी होगी? जो टेंशन होगी हमारे पास, बताओ जल्दी से, इंपल्सिव होगी कि नॉन इंपल्सिव होगी? सर इंपल्सिव, बिल्कुल बस सही बात है। टेंशन कैसी हो जाएगी हमारी? इंपल्सिव। टेंशन हमारी हो गई इम्पल्स। इस पे कैसे लगेगा? इस तरफ। इस पे कैसे लगेगा? इस तरफ। क्या दोनों का मोमेंटम चेंज होगा? यस सर। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं बुलेट के लिए, फर्स्ट फॉर द बुलेट। तो बुलेट के लिए क्या लिखेंगे हम? देखो माइनस एन, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूं मैं, माइनस एन डी टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर लग रहा है लेफ्ट में। अब जैसे ही बुलेट एम्बेडेड हो जाएगा तो ये ब्लॉक किससे चलने लगा? वी से, और क्योंकि कंस्टेंट है तो ये ब्लॉक भी किससे चलेगा? वी से। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल एम वी माइनस एम यू, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बुलेट के लिए। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम किसके लिए? बी के लिए। सेकेंड इक्वेशन फॉर द बी, फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक। अब देखो इस पर टेंशन आ गई टी, और टी कैसी है? इंपल्सिव। टी इंपल्सिव है, सबको पता दिख रहा है, यहाँ से झटका मिल रहा है, यस सर। तो टी इंपल्सिव है, लेकिन लग कहाँ रही है? लेफ्ट में। तो माइनस एन डी टी, ठीक है, माइनस प्लस एन राइट में लग रहा है, प्लस एन डी टी, दैट इज इक्वल टू किसके? एम वी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे बच्चों? थर्ड इक्वेशन लिखेंगे अपन, थर्ड इक्वेशन फॉर सी, फॉर सी। सी के लिए देखो, अगर सी के लिए लिख रहे हो आप इक्वेशन को, सी के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? फॉर सी। सी के लिए देखो, सी के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? इस पर टेंशन आगे लग रहा है तो प्लस का टी डी टी इज इक्वल टू किसके? वेलोसिटी राइट में आ रही है, थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को जोड़ दो बच्चों, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड जो बनेगी आपकी बनेगी 3mv माइनस ऑफ एम यू इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू कितना बन गया बच्चों आप लोगों का? u/3। अब ढंग से देखो बच्चों, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से जाता हूँ, तो शॉर्टकट्स में क्या बोल सकता हूँ मैं? नेट फोर्स एफ नेट इज 0, एफ नेट इज 0। और अगर एफ नेट 0 है तो आई कैन यूज द पी सिस्टम कॉन्स्टेंट, पी सिस्टम कॉन्स्टेंट। अब बताओ इनिशियली कितना था बुलेट का? एम यू, और फाइनली तीनों किससे चलने लगे? तीनों किससे चलने लगे? वी से। तो तीनों का मोमेंटम कितना हो गया? 3mv। तो शॉर्टकट से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u/3। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज़ और है, अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन मुझे फ्रिक्शन दिया जाता म्यू, तो मैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? इस पर पीछे की ओर,
और इस पर भी कहाँ लगता, पीछे की ओर, एफ डैश एफ। अब ढंग समझना, यहां पर फ्रिक्शन होने के बावजूद भी आई कैन यूज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर कैसे? नाउ लिसन केयरफुली, क्यों लिख सकता हूं? अगर यहां पर मैं फ्रिक्शन ले लेता तो मैं जब लिखता एक्सटर्नल फोर्स तो आप फ्रिक्शन को काउंट नहीं करेंगे। इवन इन प्रेजेंस ऑफ हम अगर इवन इन प्रेजेंस ऑफ की बात कर रहे हैं तो फिर समझना, बढ़िया शानदार चीज बता रहा हूं। अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, और ये बुलेट आई है, आपकी बुलेट आई है v वेलोसिटी से, और इस पर 2m मास बना लिया इसने, और ये किस वेलोसिटी चल रहा है, v वेलोसिटी से, तो ये भी किससे वेलोसिटी चलेगा, v से। ये आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट की कहानी सुना रहा हूँ। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, क्योंकि सॉरी ये भी फ्रिक्शन पीछे जाएगा क्योंकि दोनों आगे की ओर मूव करेंगे, तो ये फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, पीछे। इसको एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब कहानी ये है बच्चों, इस पर टेंशन कहाँ लग रहा है, इस तरफ, और इस पर टेंशन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। तो नेट अगर इस टेंशन की बात करूं मैं, ये टेंशन तेरा इंपल्सिव है, टी कैसा है, इंपल्सिव। फ्रिक्शन कैसा है, नॉन इंपल्सिव, क्योंकि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन तेरा नॉन इंपल्सिव होगा, तो फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव फोर्स की इंपल्सिव फोर्स के सामने कोई औकात नहीं होती, भाग जाता है वो देखते ही। तो इसका मतलब टेंशन जीतेगा, और टेंशन जब जीतेगा तो इसको भूल जाना, तो नेट फोर्स कितना बोलना, जीरो। हैंस वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इवन in presence of friction, even in presence of non-impulsive friction। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ढंग से, कि आपकी ये a ball of mass 1 kilogram attached to an inextensible string. The ball is released from the position shown in the figure. Find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string becomes taut. ठीक है। अब बच्चों जब स्प्रिंग टॉट हो जाएगी तो क्या स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ऐसे पहले कैसी थी, मान लो पहले ऐसी थी पहले, ठीक है। अब आपने छोड़ा, टॉट हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, 1 मीटर। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो बच्चों ये गिरेगा तो 2 मीटर ही गिरेगा क्या, क्योंकि अगर ये 1 मीटर है तो जब ये गिर के सीधी हो जाएगी तो ये मान लेते हैं सीधी यहीं से है ना, थोड़ा लूप को अपन यहीं से 1 मीटर मान रहे हैं, तो ये यहीं से 1 मीटर ही है, तो ये भी कितनी होगी, 1 मीटर। तो टोटल कितने गिरेगी, 2 मीटर। जब ये गिरेगी तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, √2gh, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही है। h कितना है, 2, तो कितना हो गया ये, √4g, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया, √4g। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें झटके का फील आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। और झटका कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर। झटका कैसे लग रहा है बच्चों, ऊपर की ओर, ये टेंशन झटका। अब बोलो, ये तो फिक्स एंड है तो इसका तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम किसका चेंज होगा, इसका। ये सिखाया था कल, जो फिक्स एंड वाला है उसका मोमेंटम चेंज नहीं करना है, इसका मोमेंटम चेंज होगा, और फाइनली मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या लिखूँ मैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m इंटू डेल वी, राइट। इम्पल्स और लग कैसे रहा है, ऊपर की ओर, चेंज इन मोमेंटम भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है, तो m इंटू वी, और v कितना हो गया तेरा, √2gh, यानी कि √2gh2, यानी कि 2m√g। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द स्ट्रिंग। कितना हो जाएगा बच्चों, 2m√g। 1 किलोग्राम का है तो m का वैल्यू कितना हो गया, 1, सो इट इज 2√g, एंड दैट इज योर आंसर। डन। चलो आगे बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, आपको 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स A and B of equal mass small m are attached by the string of length 12 and initial velocity
इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है बच्चों कितनी, एंड इनिशियली प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इन अ पोजीशन एज शॉन, एज शॉन फिगर, पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड अक्रॉस द टेबल विद द स्पीड ऑफ यू। बच्चों ये स्पीड आपको यू दी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ए बी के परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई है। फाइंड द वेलोसिटीज ईच पार्टिकल आफ्टर दी बिकम टॉट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स टेंशन इज। ठीक है, चलो अब देखो हुआ क्या, इस टोटल जो लेंथ है ये आपका एल, ये टोटल तो एल है और इसका टोटल लेंथ जो है वो 2l है ना। तो जब बच्चों ये चलेगी आगे तो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या ये स्ट्रेट हो जानी है, टॉट होगी कब होगी, जब वो सीधी हो जाएगी। अब ये सीधी हो जाएगी तो ये लेंथ कितनी है इसकी 12 और ये लेंथ कितनी है l, सही है, बिल्कुल सही है। और जस्ट टॉट होने से पहले इसका वेलोसिटी कितना था u, तो ये वाला वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, जस्ट पहले की है ना, बिफोर जस्ट पहले की ये वाला वेलोसिटी कितना है, जस्ट बिफोर द टॉट, दैट इज योर। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये l, ये 12 30 डिग्री, तो ये वेलोसिटी इस तरफ था u का, तो ये u cos 30 डिग्री, यानी कि इधर तो हो गया u/2 u cos 30 √3/2u कितना हो गया ये √3/2u, ये वाला वेलोसिटी हो गया। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना, ये एंगल 30 आपका, तो ये हो गया u/2। तो ये वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं होना है, क्योंकि आपको याद करो मैंने कल पढ़ाया कि परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू द इम्पल्स, मोमेंटम विल नॉट चेंज। तो ये तो बच्चों इसका स्पीड तो u/2 ही रहेगा, ये वाला स्पीड। अब ये दोनों फ्री है तो इसका चेंज होना है, मान लो इसका स्पीड कितना हो गया v, तो ये वाला स्पीड भी कितना हो जाएगा फाइनली v। ये बिफोर द झटका बोल रहा हूं मैं, कौन कौन सी, √3/2 एंड u/2 बिफोर द झटका, मैं इधर बनाता हूं, ठीक है क्या, ये आपका बिफोर द झटका है v क्या है बच्चों, बिफोर द झटका। अब ये चल नहीं रहा बिफोर द झटका, अब झटका लगा तो टेंशन कैसे लगेगी इस पर, झटका टेंशन कैसे लगेगी इस पर, जल्दी बताओ, टेंशन कैसी लगेगी, टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, ये टेंशन, और इस पर टेंशन कैसे लगेगी, ये टेंशन, है ना, ये झटका है, और जैसे झटका है तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। मैं यहां बनाता हूं, ये वाला वेलोसिटी कितना है इसका v, झटका आ गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, तो ये वाला वेलोसिटी भी कितना है v, और ये वाला वेलोसिटी कितना है u/2, ठीक है। अब देखो झटका कैसे लगा इस पर, पीछे की तरफ, ये झटका t और ये झटका t, ठीक है। अब मैं आपको पॉजिटिव मान लेता हूं या नेगेटिव मान लेता हूं, जैसे बोलो -t dt, ठीक है, ये इस वाली बॉल के लिए मान लो ये 1 है ये 2 है, 1 के लिए -t dt, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, इनिशियली इसका कितना था √3/2, फाइनल कितना हो गया v, तो mv, डाउन को पॉजिटिव लिख रहा हूं, माइनस ये भी डाउन ही था m √3/2u -t dt। देखो अपन एंगल तो सही लिए ना, ये एंगल, ये l है, ये 2l है, ये 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये आपका u था, तो ये u 30 डिग्री में u cos 30 डिग्री और ये u sin 30 डिग्री में u/2, ठीक है। ये हो गया आपका -t dt mv माइनस m √3/2u, और इसका इंटीग्रेशन 1 के लिए, 2 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, डाउनवर्ड से टेंशन t dt प्लस का, और इसका mv, इन दोनों को जोड़ दो, कट गया, तो ये हो गया 2mv इज इक्वल टू किसके, m √3/2u, तो m से m कट गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, √3/4u, ठीक है क्या। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी फाइनली, इस वाले की स्पीड फाइनली कितनी बोल सकता हूं मैं, ये वाला स्पीड कितना ले लेगा, ये √3/4u, और इसके पास ये वाला स्पीड कितना है u/2, और ये वाला स्पीड कितना है √3/4u। अब इन दोनों का 90 डिग्री सम कर लो, तो जो 1 वाला बॉल है, 1 वाला बॉल, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका तो यही रहेगा, 1 वाले का कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डन। अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, a sphere of mass small m slides with the velocity of v on a frictionless surface towards the smooth inclined wall shown figure. If the collision with the wall is perfectly elastic,
फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल। देखो बच्चों, अभी अपन ने ये पढ़ा नहीं इलास्टिक क्या होता है, तो इतना समझ लेना बस। इलास्टिक का मतलब कि जितने से वेलोसिटी आएगी उतने से वेलोसिटी जाएगी। तो बॉल कितने से आ रही है? v वेलोसिटी से आ रही है। इट इज शॉन द इज द कॉलिजन विद द वॉल, तो ये वेलोसिटी v दिया है आपको, है ना। तो बॉल जब टकराएगी बच्चों यहाँ आके टकराएगी, टकराने के बाद भी इसका स्पीड कितना होगा? v। अब बोल रहा है द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फेयर, b इम्पार्टेड बाय द फ्लोर ऑन द स्फेयर। और ये भी पूछना है कि इसने कितना इम्पल्स दिया, दोनों का इम्पल्स निकालना है। अब मेरी बात बताओ, क्या दोनों इम्पल्स ही होंगे? चलो देखो यहाँ देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है n1 और एक नॉर्मल रिएक्शन ये है n2 और यहाँ पर क्या लग रहा है इस पर? mg, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टक्कर होगी वो तो इम्पल्सिव होगी। ये वाली टक्कर तो इम्पल्सिव है, झटका पता चल रहा है या कॉलिजन हो रहा है, तो n1 तो आपकी इम्पल्सिव हो गई, इसमें कोई शक है ही नहीं किसी को। n1 क्या है? इम्पल्सिव है। अब हम n2 की बात करते हैं, तो n2 और n1 में क्या रिलेशन होगा? देखो बच्चों, अगर n1 n2 में निकालें तो इस n1, अब मान लो ये एंगल थीटा है ना। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, नॉर्मल टू वर्टिकल। ये आपका कौन है? n1। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? n1 cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? n1 sin थीटा। सही है। और ये कौन है आपका? n2। और ये कौन है आपका? mg। सही है। तो n1 n1, अब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो नॉर्मल फोर्स, टोटल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा? n1 cos थीटा प्लस mg इज इक्वल टू किसके बच्चों? n2। बट तुम्हें पता है कि जो इम्पल्सिव फोर्स होता है उसके सामने नॉन इम्पल्सिव की कोई औकात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत वीक फोर्स होते हैं और इम्पल्सिव बहुत बड़े फोर्स होते हैं। तो कैन आई नेगलेक्ट दिस mg? बिल्कुल सर, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो n2 इज इक्वल टू कितना हो गया? n1 cos थीटा। तो n2 dt इज इक्वल टू व्हाट? n1 dt cos थीटा। तो n2 dt क्या होगी? इम्पल्स 2, और ये क्या हो गई? इम्पल्स 1 cos थीटा। ठीक है। अब देखो जो इम्पल्स हुआ है ये, इसका एक कंपोनेंट, इस इम्पल्स का एक कंपोनेंट मोमेंटम चेंज करेगा। तो अगर हम बात करते हैं फॉर ब्लॉक या स्फेयर की बात कर लेते हैं। स्फेयर है आपका, फॉर स्फेयर के लिए क्या लिखोगे आप? देखो, टक्कर के पहले भी v था और बाद भी v था, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया इसका? 2mv। और डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगी? वही फाइनल डायरेक्शन उस तरफ, और उधर ही आपका कौन लग रहा है? n sin थीटा, है ना, n sin थीटा, ये रहा। तो ये हो गया आपका n1 sin थीटा इंटू डी टी, यही इम्पल्स है। तो n1 dt sin थीटा इज इक्वल टू किसके? 2mv। तो n1 dt कितना हो गया बच्चों? n1 dt दैट इज इक्वल टू 2mv sin थीटा। और यहां से देखो आप n2 dt इज इक्वल टू वॉट? n1 dt cos थीटा। तो क्या बच्चों, इम्पल्स 2 जो होगा वो इम्पल्स 1 cos थीटा हो गया, और इम्पल्स 1 कितना हो गया? यही तो आपका इम्पल्स 1 है, और इस इम्पल्स 1 को यहाँ डाल दो, यू विल गेट, यहाँ पर यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ओके। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ मास 2m रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रुका हुआ है 2m, और आगे बोल रहा है स्ट्रिंग इट इज अटैच्ड टू अ लाइट inextensible string which is passes over the smooth pulley and carries a mass small m at other end. If the mass raised vertically through the distance of h and drop, what is the speed with which the mass 2m begins to rise? ठीक है, तो अपन ने इसको कितनी हाइट से गिराया बच्चों? h से। तो जब ये h हाइट से गिरेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? √2gh। सही है क्या? सही कर रहा हूँ क्या? देखना यार, √2gh, बिल्कुल सही कर रहे हो सर आप। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सिचुएशन बन गई है ना, ऐसे। ये हो गया आपका 2m का, और ये हो गया आपका m का। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर ये सरफेस केवल यहीं तक है। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, और इस वजह से आप ऐसे मत समझना ये टकरा जाएगा, ऐसे समझो, ये रखा हुआ है बस।
है ना। तो क्या होगा ये, अब ये देखो इसका स्पीड कितना था जस्ट बिफोर द टॉटनेस, जब टॉटनेस नहीं आई थी, मतलब स्ट्रिंग टाइट नहीं हुई थी, उस कंडीशन में इसका कितना था स्पीड √2gh। लेकिन जैसे धपाक करेगा क्या बच्चों, झटका मिल जाएगा, और झटका मिलते क्या आ जाएगा, टेंशन, और टेंशन दोनों फ्री एंड पर लग रही है, तो बोथ विल चेंज द मोमेंटम, राइट, सो दैट इट विल मूव v एंड दैट विल बी मूव विद द, क्योंकि कंस्टेंट कहता है कि दोनों सेम वेलोसिटी होगी। अब अगर हम देखें तो इसके लिए लिख सकता हूं -t/dt इज इक्वल टू किसके, फाइनल, डाउन को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं ना, डाउन को पॉजिटिव, mv माइनस ऑफ m इंटू √2gh, ठीक है, और उसके लिए अप को नेगेटिव मान रहा हूं मैं, t/dt, तो ये कितना हो जाएगा -t/dt इस वाले के लिए इज इक्वल टू किसके, mv, 2mv। अब इसकी जगह ये रख दो, रिप्लेस कर दो, 2mv इज इक्वल टू वॉट, mv माइनस ऑफ m इंटू √2gh, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3mv इज इक्वल टू किसके, m इंटू √2gh, तो बच्चों v कितना आ गया, √2gh/3। तो बच्चों ये इम्पल्स वाले क्वेश्चन थे, समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इम्पल्स वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए, और इम्पल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जेई बच्चों के लिए, है ना, जेई जो बच्चे होते हैं, जेई मेंस और एडवांस जो कर रहे होते हैं, उनके लिए इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन ने कल एक इम्पल्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, उस पर बेस थोड़े से क्वेश्चन करे, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा क्या, थोड़े से क्वेश्चन करे अपन ने, है ना, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप थोड़े से और प्रैक्टिस कर लें, अच्छे समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।